सर मुझे पूछना था कि आपने सारे ये कंप्लीट करा दिए, इसके मजीद इससे ज्यादा भी कुछ और होंगे भी जो रूल्स हैं? आपने क्या करना है? सर वो जो बार्स होती है ना, स्पेशली मुझे उनकी समझ नहीं आती, अक्सर वो यूज हुई होती है। मैंने कुछ बुक्स देखी थी जिसमें सॉल्व हुए हुए थे पेपर्स, तो उसमें वो जो स्लैश और बार इस तरह के वो यूज करते हैं, उनकी समझ नहीं आती कि वो कहाँ पे होनी चाहिए और किस रूल की बेस पे यूज करते हैं। स्लैशेस तो कहीं भी यूज नहीं होती फॉर्मल इंग्लिश में। अलबत्ता जो आपकी बार्स हैं वो क्या होती हैं, हमें भी बताएं। सर मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं आ रहा, जो उधर जो लाइंस होती हैं छोटी, जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करती हैं। हाइफन्स और डैशेस आप कहना चाह रही हैं? यस सर, डैशेस, सॉरी जी, सर। वो रूल्स आगे आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। चले हम स्टार्ट करते हैं अगले रूल्स। अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें कोटेशन मार्क्स के मैंने दो रूल्स आपको पहले ही बता दिए थे कि जब आपने किसी की कोई बात करनी हो कि गो टू होम अहमद सेड, तो आप गो टू होम को कोटेशन मार्क्स में डायरेक्ट कोटेशन में कर देंगे। इसी तरह मैंने ये भी बताया था कि अगर ब्रोकन हो गो टू होम ही सेड एंड हेल्प योर मदर, तो फिर गो टू होम को भी दोनों कॉलम्स में लगाएं, कोटेशन मार्क्स में लगाएंगे, और हेल्प योर मदर को भी कोटेशन मार्क्स में लगाएंगे। दरमियान में ही सेड जो है वो कोटेशन मार्क्स से बाहर होगा। ये पहले भी बात हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद रूल 3 जो है वो ये कहता है कि आपने जो है वो यूज अ कॉमा और कॉमास टू सेपरेट अ फ्रेज एज ही सेड फ्रॉम कोटेशन इटसेल्फ। ये मैंने पहले भी बताया है आपको कि उसका पूरा डिटेल में ये बताया है। ये देखें, ये वाली चीज, गो टू स्कूल कॉमा ही सेड कॉमा एंड हेल्प योर टीचर। तो इसके अंदर आपका कॉमा जो है इधर भी आएगा, ही सेड के बाद भी आएगा, और हेल्प योर टीचर के बाद फुल स्टॉप आएगा। और ये बात आपने याद रखनी है कि आपने हमेशा फुल स्टॉप कोटेशन मार्क्स के अंदर डालना है, कॉमा भी कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बाहर नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रूल 4 जो है वो है प्लेस अ पीरियड इनसाइड क्लोजिंग कोटेशन मार्क्स, वही बात जो मैंने अभी की है। उसके बाद प्लेस अ क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क इनसाइड कोटेशन मार्क्स व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ अ कोटेशन। अगर क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है वो भी आपने कोट के अंदर लगाना है, ठीक है, बाहर नहीं लगाना, ठीक है। अगर ऐसा हो कि वो उस बात का हिस्सा ना हो, मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं कहता हूं कि आर यू गोइंग टू स्कूल कॉमा he said कॉमा नो फुल स्टॉप, तो मैं कहता हूं कि जवाब देता हूं या कोई और बात करता हूं, ठीक है। तो आप जो है वो उसके बाहर लगाएंगे, लेकिन अगर यही अंदर अंदर ये वाली चीज जो है ये कॉमा नहीं आएगा, यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो जो उसकी बात का हिस्सा है वो अंदर लगेगा, जो बात का हिस्सा नहीं है वो बाहर लगेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप जो है वो उससे अगला रूल देखिए कि, अच्छा ये दोनों रूल्स हो गए हैं 5 और 6। 7, अच्छा जी, कोटेशन मार्क लगाया जाता है जब आप किसी टाइटल या शॉर्ट स्टोरी या ऐसे या पोएम को रेफर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे, here is a line from the novel मोंटी क्रिस्टो, ठीक है। आपने मोंटी क्रिस्टो की एक लाइन लिखनी है तो आप ऐसे लिखेंगे, कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख देंगे। आपको सादा सी चीज है, आपको पता है, शेक्सपियर की बात लिखनी है तो आप कोटेशन मार्क्स में लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक सर, और, जी आप कौन है? सर सॉरी इंटरप्ट किया, सोमदेव हूँ, यहीं पे क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? नहीं आप हैंड रेज कर सकते हैं, इंटरप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी अहम चीज ये है कि अगर आप किसी बुक का नाम लिख रहे हैं, किसी ड्रामे का नाम लिख रहे हैं, फिल्म का नाम लिख रहे हैं, तो आप जो है वो उसे अगर टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक्स में लिखेंगे, जिस तरह इटैलिक्स की ऑप्शन आपने देखी होगी।
उसके अंदर आपके जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये वाली ऑप्शन जो हम डॉक्स पे भी देख सकते हैं, ये वाली, ये आई वाली, ठीक है, इटैलिक कंट्रोल आई वाली। और अगर आप इसे पेपर पे लिख रहे हैं तो आप उसे अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि पेपर पे तो हम इटैलिक्स में नहीं लिख सकते ना, तो हम उसको अंडरलाइन कर देंगे। मिसाल के तौर पे द बुक मॉन्टी क्रिस्टो, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। ये आपके ऐसे के अंदर काम आएगी। जब आप ऐसे लिख रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो अगर आप ये शो करते हैं कि आपने किसी बुक से कोटेशन डालनी है या कुछ करनी है, तो आप उस बुक का नाम, उस पोएम का नाम जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं। इससे आपका एग्जामिनर जो एक MA इंग्लिश होगा उसे इन चीज़ों का पता होगा और वो आपको बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझेगा कि ये बहुत पढ़ा लिखा बंदा है और इसने एकेडमिकली साउंड काम किया है, यानी अंडरलाइन किया है, ठीक है जी। सोमदेव, आप क्वेश्चन पूछें। सर यहाँ पे जो ऊपर लाइन लिखी हुई है, हियर इज द लाइन फ्रॉम नॉवेल मॉन्टे क्रिस्टो, तो यहाँ पे हमें कॉमा नहीं लगाना चाहिए था, आपने कॉलन दिया है, तो मुझे ये कंफर्म करना था कि कॉलन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं यार, मैं वो और चीज समझा रहा हूँ ना आपको, कोटेशन नहीं मार्क्स वो मैं समझा रहा हूँ, समझ गया। ठीक है, हाँ हाँ। तो वो जाहिर है कि वो उधर होगा। मैं तो ये आपको एग्जांपल के तौर पे जुमला लिखा है, इसमें आप ये ना लिखें कि ये बिल्कुल एक हदीस की तरह लिख दी है। आप उस चीज को फोकस करें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कॉमे के यूजेस जो है वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर जैसे आप लिखते जाते हैं उस तरह से ये लिखा जाता है, ठीक है। नहीं सर, असल में मैं भी ऐसे ही कॉलन यूज करता हूँ, तो मुझे कंफर्म करना था कि ये सही है या गलत, इसी वजह नहीं, से। कॉमा ज्यादा फॉर्मल है, ठीक है। ठीक ठीक, थैंक यू। आज चलें जी, ये कोटेशन मार्क्स के कुछ रूल्स थे। उसके बाद अपोस्ट्रोफी का आपको आइडिया होगा, ये होती है अपोस्ट्रोफी जिसमें हम ऊपर छोटे एक कॉलन लिखते हैं और नीचे एस लिखते हैं, ठीक है। जब हमने कहना हो अहमद की किताब तो हम लिख देते हैं अहमद्स, ठीक है। तो ये अपोस्ट्रोफी होती है। इसके रूल्स ये हैं कि आपने अगर तो एक सिंगुलर है तो आप इधर लिखेंगे, अगर प्लूरल है फिर भी आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर एक ऐसा प्लूरल है जिसके एंड पे खुद एस आ रहा है, मतलब मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं गोट्स, बकरियां। अब हमने कहना है कि बकरियों की चीजें कहाँ गई, तो फिर हम इसके ऊपर एक अपोस्ट्रोफी लगा देंगे और एस नहीं लिखेंगे, ठीक है। पुराने वाला एस ही यूज कर लेंगे, आगे सिर्फ हम एक अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, तो ये काफी होगा। हमेशा याद रखना है कि जो चीज एस से खत्म होती है उसके एंड के ऊपर जब आपने अपोस्ट्रोफी लगा के पोजेशन शो करना है, तो तब आपने दोबारा से एस नहीं लगाना, पिछले एस को ही लिखा रहने देना है, ठीक है। ये असमा शफीक कह रही हैं कि ऐसे में अगर अंडरलाइन ना भी करें तो मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। नहीं, मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे आपके। अच्छा, उसके बाद ये पहले 3 जो आपके रूल्स हैं, कि यही रूल्स हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं। उसके बाद कन्वर्सेशन की बात है कि अगर आप लिखते हुए कोई वर्ड्स ओमिट करना चाहते हैं तो आप अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ जो है ये आपके लिए नहीं है, ये नॉवेल्स के लिए है या फिर ये इनफॉर्मल राइटिंग के लिए है, ठीक है। तो इसको आपने जो है वो अवॉइड करना है कि ये वाला रूल नंबर 4 मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपने इसे गलती से यूज़ ना करने लग जाए, क्योंकि ये आप ऐसे के अंदर बिल्कुल फॉर्मल चलते हैं, चीज़ों को ओमिट नहीं करते। अच्छा, फिर वो कहता है कि यूज अ हाइफन टू शो द डिवीजन ऑफ वर्ड एट द एंड ऑफ लाइन। अगर किसी वर्ड को तोड़ना है तब आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी किसी काम नहीं आता। उसके बाद ये भी मैं रेड कर देता हूँ ताकि जो है वो आप किसी गलती में ना रहें। जिसका माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर दें, अदरवाइज वो क्लास से रिमूव कर दिए जाएंगे। अच्छा, रूल 6 जो है ये देखें कि यूज अ हाइफन इन कंपाउंड नंबर्स। कंपाउंड नंबर्स क्या होते हैं? 24। जब आप 24 लिखेंगे तो 20 और 4 के दरमियान आप एक हाइफन लगा देंगे, ठीक है। हाइफन एक छोटी डैश होती है। 2 चीजें होती हैं, एक बड़ी डैश होती है, एक छोटी डैश होती है। छोटी डैश को आप हाइफन कहते हैं, वो ये वाली होती है। ये वाली हाइफन होती है और ये वाली डैश होती है, ठीक है। हाइफन आप नंबर्स के दरमियान लगाते हैं 24 जब आपने कहना हो तब, या फिर आप लगाते हैं कंपाउंड नाउन्स के अंदर, जैसे कि वेल ड्रेस्ड बॉय, ठीक है। वेल ड्रेस्ड बॉय, तो वेल ड्रेस्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके दरमियान में हाइफन लगती है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपने देखे होंगे।
लेकिन ये डैश तब लगती है जब आप एक बात करते हैं, एक बात की और डैश के बाद एक्सप्लेन किया। मिसाल के तौर पे आई रेड दिस इन अ बुक, उसके बाद मैं डैश लगाऊंगा, बुक का नाम लिखूंगा द लॉ ऑफ नेशंस। ठीक है, तो ये डैश एक्सप्लेन करेगी कि बुक का नाम था लॉ ऑफ नेशंस। तो ये इस तरीके से आप डैश यूज करते हैं, एक बात की उससे आगे उसकी एक्सप्लेनेशन या उसका आपने मजीद बताया। अच्छा, उसके बाद एब्रीविएशंस के रूल्स हैं। एब्रीविएशन के रूल्स भी कम यूज होते हैं। आपको पता है कि मिस्टर मिसिस वगैरह जो हैं इनको एब्रीविएट कर दिया जाता है, जूनियर सीनियर को जिस तरह से JR और SR के साथ कर दिया जाता है, कंट्रीज और सिटीज को US U.S. कर दिया जाता है, AM TM को आप कर देते हैं, AD को कर देते हैं, लेकिन इन सब के दरमियान डॉट्स आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत क्लियर हैं, आप बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन कैलेंडर की जो चीजें होती हैं, मिसाल के तौर पे महीनों के नाम SEPT सितंबर को लिख देना या OCT लिख देना अक्टूबर को, ये फॉर्मल राइटिंग में नहीं किया जाता, लेकिन जब आप कोई लिस्ट बना रहे हों तब किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप एक लंबी लिस्ट बना रहे हैं, अक्टूबर 14 को ये होगा, अक्टूबर 15 को ये होगा, तब आप कर सकते हैं, लेकिन अपने ऐसे के अंदर आप अक्टूबर को छोटा नहीं लिख सकते। ठीक है, ये रूल नंबर 4 आप देख रहे हैं इसके लिए। उसके बाद साइंटिफिक राइटिंग का रूल है, ये भी हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारी साइंटिफिक राइटिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद जनाब एनवेलप्स के रूल्स लिखे हुए हैं लिफाफे के ऊपर लिखने के लिए, खत वाले, उसको भी हम जो है वो इग्नोर कर देंगे, ये भी गैर जरूरी चीजें हैं। उसके बाद अहम चीज आ जाती है नंबर्स। ठीक है, अगर तो कोई नंबर ऐसा है जो 1 या 2 वर्ड्स में आता है तब आप उसके स्पेलिंग लिखेंगे। मिसाल के तौर पे 24, 24 नहीं लिखेंगे आप, 24 पूरा लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी। नीलम पूछ रहे हैं कि हाइफन के रूल 2 और रूल 3 की समझ नहीं आई। नीलम, आपने ये पढ़े हैं रूल्स? ये आप दोबारा पढ़िएगा जाके, क्योंकि हमने इन्हें पढ़ा नहीं है, मैंने वैसे आपको बताया है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इनकी। ठीक है, अच्छा, नंबर्स का मैं ये बता रहा था कि जब तक 100 से कम के नंबर्स हैं उन नंबर्स को आप जो है वो लिख सकते हैं ऐसे 24, इसको आप लेटर्स में नहीं लिखेंगे। लेकिन जब ज्यादा बड़े नंबर हो जाएंगे, जैसे 100 है, 1000 है, तो वो आप इस तरह से लिखेंगे। ऐसे लिखते हुए इन चीजों का ख्याल रख लीजिएगा कि जो आपने 1000 चीज लिखनी है वो आप नंबर्स में लिखें, जो आपने 100 से कम की चीज लिखनी है वो आप जो है वो लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल भी यही है कि आप न्यूमेरिकल्स यूज करें। उसके बाद है जी, तीसरा रूल भी कोई खास जरूरी रूल नहीं है। उसके बाद अगर बहुत बड़ा नंबर हो जाए तो फिर आप उसके आगे बजाय इसके कि आप पूरा फिगर लिखें, पाकिस्तान की आबादी 2 2 1 1 1 4 4 5 5 6 है, आप ये लिख दें कि पाकिस्तान की आबादी 22,220 मिलियन है। ठीक है, तो मिलियन को यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, ये कोई इतनी खास नहीं है आपके लिए। ठीक है, इससे बेहतर है कि हम अब आगे जो है वो कर लें। हाँ, एक अहम रूल ये लिखा हुआ है कि जो आप लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको 1 ST 2 ND 3 RD इस तरह के नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा स्पेल करना है आपने। ठीक है, ये आप इस चीज को गौर करके रख लीजिए। अच्छा जी, चलें, ये मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, और अभी हम जो है वो एक पास्ट पेपर कर लेते हैं। एक पास्ट पेपर जो है वो आप लोग खुद कर लेंगे। ये CSS 2018 का पेपर है, हम स्टैंडर्ड के तौर पे इसी को करेंगे ताकि हमारा एक पेपर खुद ही क्लासेस में हो जाए और बाकी आगे पीछे वाले आप खुद कर लें। ठीक है, अच्छा जी, ये हम 5 जुमले उठा के ले जाते हैं अपनी शीट पे, और हम CSS 2018 पंक्चुएशन
ये देखें जी, आसमा शफीक, आप माइक ऑन करें जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी। फर्स्ट वाली लाइन पढ़ें। There is a slavery that no legislation can abolish the slavery of caste. जी, इसके अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर है जो आपने थोड़ी देर पहले पूछा था, कहाँ पे डैश लगेगी लंबे वाली? Sir, there is a slavery के बाद? नहीं, उसने पहले एक बात की है, देयर इज अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन अबॉलिश। आगे उस स्लेवरी को एक्सप्लेन किया है कि कौन सी स्लेवरी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे डैश लगेगी। चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, सोमदेव साहब आप माइक ऑन करें। All that, yes sir, second वाला ना? जी सेकंड। All that I am, all that I hope to be, I owe to my angel mother. ये इसमें कॉमास लगेंगे, कहाँ कहाँ लगेंगे? Sir, all that I am, जी comma, all that I hope to be, comma, I owe to my angel mother. ठीक I है, think. दो तीन डिफरेंट चीजें थी, वो कॉमास से सेपरेट कर दी हमने। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जनाब फहद नूर साहब आप माइक ऑन करें। जी सर। जी फहद नूर साहब जरा पढ़ें जुमला। तीसरे Take away that Bobble said, Cromwell pointing to the map which lay upon the table. कि इसमें किन साहब ने ये बात की है कि टेक अवे द बबल? Hello. Cromwell. क्रोमैन साहब ने बात की है, तो सेड क्रोमैन से पहले कॉमा आ जाएगा ना। Yes sir. और क्रोमैन साहब ने क्या बात की है? Which pointing to the mace which lay upon the table. ये तो Which lay upon the table. ये तो कॉर्नवेल साहब ने इशारा किया है, बात कौन सी की? जी टेक अवे दैट बबल बात की है। उसके बाद जो है क्रोमवेल साहब ने जो है जी, उसके बाद उन्होंने जो है किया है। एक मिनट जरा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो बस इतनी सी गलती थी कि कोटेशन मार्क्स नहीं लगाए हुए थे, कॉमा नहीं लगाया हुआ था। चलें थैंक यू। अब नशाबा अनवर साहब आप माइक ऑन करें। जी वालेकुम सलाम। there is only one cure for the evils. सर बीच से पहले कॉमा आएगा। आप पहले पढ़े तो सही ना सारा। Which newly acquired freedom produces, and that cure is freedom. There is only one cure for the evils which newly acquired freedom produces, and that cure is freedom. इसके अंदर and यूज करके दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जहां हम एक दो जुमलों को मिलाकर एक जुमला बनाते हैं, वहां हम एंड से पहले कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अगर एंड ना होगा तो फिर हम सेमीकोलन लगाते हैं, लेकिन अब क्योंकि एंड लिखा हुआ है तो हम कॉमा लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद जी थैंक यू। और खालिद गजी साहब आप माइक ऑन करें। यस सर। एक मिनट, आप पांचवा सेंटेंस पढ़ें। History, it has been said, is the essence of innumerable biography. जी बायोग्राफीज, ठीक है, ऐसा नहीं इधर। Biographies. अच्छा, अब ये किसी की कोई स्टेटमेंट लग रही है, ये कहा है इट हैज बीन सेड, यानी किसी ने कुछ कहा है, तो ये आपकी एक स्पीच हो जाएगी और बाकी कोई कोटेशन है। ठीक है, यस सर। सबसे पहले तो आप हिस्ट्री के बाद कॉमा लगाएंगे और सेट के बाद कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद जैसे कि हमने कहा कि जो स्पीच होती है वो ब्रोकन भी हो सकती है दो हिस्सों में, तो हम ब्रोकन स्पीच के दोनों तरफ ये लगा देंगे कोटेशन मार्क्स। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री कॉमा इट हैज बीन सेड कॉमा
is the essence of innumerable biographies। तो इसमें कॉमास जो हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएंगे, ये फुल स्टॉप भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा, क्योंकि ये रूल हमने अभी देखा है। ठीक है, तो ये हमारे पंक्चुएशन के कोई 20-25 रूल्स थे जो हमने जो है वो आज देख लिए हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आए होंगे, और आपकी आप ऐसा करेंगे कि आप जो है जो असाइनमेंट है वो मैं देख रहा हूँ भाई। जी रहमान, आप पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये जो लास्ट हमने किया है हिस्ट्री वाला सर, इट हैज बीन सेड सर, ये डबल कामा जो होता है, अगर इन्वर्टेड कामा ऊपर ना भी लगवाएं, ये डबल कामा बेसिकली एक उसकी भी ब्रैकेट की भी तो जगह देता है कि ये चीज आप अवॉइड करके हिस्ट्री के आगे वो वहां से शुरू होगा सर, अगर हम ना करें, जैसे एक रूल है सर। ये मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा है, क्या कहना चाह रहे हैं सर? वो इस पे अगर आप काइंडली आ जाएं, ये 5th इस पे तो मैं बताता हूँ। जी 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 पूछें। सर इसमें जैसे है ना सर, ये हिस्ट्री के बाद कामा है सर, फिर इट हैज बीन सेड और सिर्फ कामा दे दें, ऊपर इन्वर्टेड कामास हम ना दें। ये इट हैज बीन सेड जो 2 इन्वर्टेड कामास में आएगा, ये ब्रैकेट की जगह भी आ सकता है, तो फिर ये ना भी दें तो हम यही पढ़ा जाएगा, हिस्ट्री इज द एसेंस ऑफ इन नंबरल बायोग्राफिक्स, यानी अगर इन्वर्टेड कामा ना दें सर। कैसे ब्रैकेट कहाँ लगी है पहले ये बताएं। सर जैसे अगर किसी हम ब्रैकेट में जब कुछ लिखते हैं ना सर सेंटेंस में, कौन सी तो जब ब्रैकेट, ब्रैकेट देते हैं, ब्रैकेट कहाँ लिखी है? नहीं सर मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 कॉमर्स भी वैसे यूज होते हैं ना सर, कि ये चीज आपने बीच में वो आपके एक्स्ट्रा इन्फो के लिए है, जैसे नहीं, मेरे नहीं ख्याल आप क्या कह रहे हैं। ब्रैकेट तो हम कभी भी फॉर्मल राइटिंग में नहीं यूज करते क्वेश्चन मार्क की जगह। जी सर, लेकिन ये जो 2 कॉमर्स के बीच में आ जाते हैं, इसलिए भी तो एक वो यूज होता है कि आपका सेंटेंस बनेगा हिस्ट्री इज द एसेंस ऑफ इन नंबर ग्राफिक, यानी 2 सिर्फ कॉमर्स आपने दे दिए, इट हैज बीन सेड, या ये लाजमी है इन्वर्टेड? इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ तो लाजमी है, लेकिन अगर आप खुद लिखेंगे तो आप एक सेंटेंस में भी लिख सकते हैं कि इट हैज बीन सेड कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स, हिस्ट्री इज द एसेंस ऑफ इनन्यूमरेबल बायोग्राफीज, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। लेकिन पंक्चुएशन के अंदर आपने तरतीब चेंज नहीं करनी, आपने एज इट इज जो लिखा हुआ है उसी के ऊपर कुछ पंक्चुएट करना है। ठीक है, ठीक है, सही। चलें ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास टुडे, और मैं आपको आपकी असाइनमेंट भेज दूंगा जो कल आपने क्लास से पहले पहले सबमिट करवानी है। ठीक है, तो होपफुली हम जो है वो कल मिलेंगे इंशाल्लाह, और तब तक जो है आप लोग जितने हमने रूल्स पढ़े हैं इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, ताकि जो है कल की क्लास में अगली चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।